हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और सेट नंबर है आपका 23। तो जो लोग भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए दरोगा के मेंस के प्रैक्टिस सेट शुरू करें, और बीपीएससी वाले भी खास करके कैंडिडेट इस सेट को ज़रूर लगाएँ। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई, जिन्होंने खोज की थी, क्या खोज की थी बताना है। ऑप्शन है हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैम्प की या डायनामाइट की। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, उन्होंने खोज की थी डायनामाइट का। और ये कब से दिया जा रहा है? तो 1901। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास के भांति प्रयुक्त होता है? आपको बताना है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस। तो बात करेंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपका अभिसारी लेंस। अगला है सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। तो मोतियाबिंद, पीलिया, मधुमेह और एस्टोमाइटिस। और इधर है जीभ, आँख, यकृत और पाचन। तो चलिए इसको मैच कर देते हैं। मोतियाबिंद किससे संबंधित है? आँख से। पीलिया किससे संबंधित है? यकृत से। आपको उसके बाद हो गया मधुमेह। तो मधुमेह किससे हो जाएगा? आपका पाचन तंत्र से। तो अब जो बचेगा वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए का हमने 2, तो ए का 2 एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद तो आपको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पाद करने वाली अवस्था में पहुंचा कब? मतलब कि ये जब हम लोग का मानव का विकास हो रहा था उस समय से पूछा जा रहा है कि जब भोजन हम लोग इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पाद करने। क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे, जब एक जगह से भोजन यहाँ ज़रूरत हुआ फिर यहाँ से कहीं और जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग उन्हें भोजन उत्पादन करना शुरू किया। तो काल बताना है आपको। पुराना पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में या ताम्र पाषाणिक युग में। तो अगर बात करें कि भोजन उत्पादन करने की अवस्था जो हम लोगों ने शुरू की वो था आपका नव पाषाण काल में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूरासरम। तो कलिंग का जो महान शासक थे वो कलिंग राजा आपके खारवेल थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के उपकरण एवं हथियार मुख्यतः किसके बने थे? ऑप्शन है केवल पत्थर, पत्थर एवं तांबा, तांबा कांस्य एवं लोहा, तांबा कांस्य एवं टीन। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो उसमें जो भी आपके हथियार मुख्यतः बने थे वो बने थे पत्थर एवं तांबे के। लोहा और टीन के बारे में तो लोग उस समय जानकारी भी नहीं थी। अगला है, कनिष्क की राजधानी थी अमरावती, कन्नौज या मथुरा या पेशावर। तो अगर बात करें कनिष्क की राजधानी थी तो वो थी पुरुषपुर या पेशावर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? दास यानी कि गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, इल्तुतमिश, ये क्या थे? सारे दास वंश से संबंधित थे। यहाँ पे है इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर और अहमद शाह अब्दाली। तो हमने तो आपको बता ही दिया कि इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मैच करना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। सूची 2 नीचे है। नियंत्रित दाम एवं राशन की शुरुआत, मंगोल मुखिया, दास राजवंश उखाड़ फेंकना
और हजरत दिनारी नहीं होगा, हजार दिनारी, ध्यान रखिएगा। ये हजरत दिनारी जो है ये हजार दिनारी होगा, कहलाता था। और सूफी संत। तो देखिए, दास राजवंश को उखाड़ के फेंकने वाला कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि तुगलक डायनेस्टी। तो इसमें अगर दिया है तुगलक, सॉरी तुगलक नहीं होगा, खिलजी, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश आता है ना। हाँ सॉरी, खिलजी होगा। तो अगर बात करें खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो होगा आपका जलालुद्दीन खिलजी ने। तो दास राजवंश को किसने उखाड़ फेंका, तो जलालुद्दीन खिलजी। अगर उसके बात करें सूफी संत, तो सूफी संत आपको दिख रहा है कौन? हजरत निजामुद्दीन औलिया। मलिक कफूर, तो यही था हजार दिनारी, जो वहाँ पे हजरत या कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा है हजरत दिनारी, वो हजार दिनारी मलिक कफूर ही था। तो चलिए हम लोग अब मैच कर लेते हैं। यानी कि ए का 5 आपको दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए और सी में। उसके बाद मलिक कफूर यानी कि 4, तो मलिक कफूर यानी कि बी का हो जाएगा आपका 4। तो बी का 4 आपको ए में देखने को मिल रहा है, आपका यही करेक्ट होगा। ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें तो सल्तनत काल की, तो पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश, उसके बाद सैयद, और उसके बाद लोदी। तो थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। एक है कमजोर लक्षण, अरक्तता, त्वचा समस्याएं और हड्डियों का टूटना। तो कमजोर नज़र किसके कारण होता है आपका? तो अगर कमजोर नज़र बात करें ऑप्शन से, आयरन की कमी, विटामिन सी की कमी, हाँ देखिए, अगर बात करें तो कमजोर नज़र हो जाएगा वो आपका विटामिन ए की कमी से। अरक्तता यानी कि ब्लड की कमी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आयरन की कमी यानी कि बी का 1। त्वचा समस्याएं जो होते हैं वो होते हैं आपके विटामिन सी की कमी से, और हड्डियों का टूटना जो हो जाएगा आपको कैल्शियम की कमी से। तो अब मैच कर देते हैं। ए कमज़ोर नज़र हो जाएगा 3, तो ए में 3 बी और सी में दिख रहा है। उसके बाद अरक्तता यानी कि आयरन की कमी, तो बी के लिए 1, तो बी के लिए 1 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है आपका ऑप्शन सी। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ की विजय का स्मारक है? उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली या गुजरात? तो अकबर द्वारा जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या पुरंदर? तो अगर बात करें शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी की, तो वो थी रायगढ़। अल हिलाल समाचार पत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा या सैयद अहमद खां द्वारा? तो अल हिलाल जो पत्रिका शुरू किया गया था वो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। देखिएगा, ये अब्दुल नहीं कहीं कि अबुल कलाम आज़ाद, जो एग्जैक्ट नाम होता है उनका अबुल कलाम आज़ाद ही है। नेक्स्ट है पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया? रंजीत सिंह को, सरदार भगत सिंह को, सरदार बलदेव सिंह को या लाला लाजपत राय? तो पंजाब केसरी के नाम से जो जाने जाते हैं वो आपके हैं लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट की मुखिया था कौन? हेनरी विवियन डेरेजियो, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो युवा बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो वो हुआ था हेनरी विविल डेरेजियो। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो अगर बात करें सहायक मैत्री यानी कि सहायक संधि की, तो वो शुरू हुआ था आपका लॉर्ड वेलेस्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि ऑप्शन है इनमें इसने हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव पद्धति की समाप्ति की। इसने भारत के प्रथम विश्व युद्ध में गैर हिस्सेदारी का निर्णय किया। इसने कांग्रेसियों के दोनों समूह के बीच में मतभेद सुलझाया। इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें 1916 का जो आपका लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें गरम दर और नरम दर जो 1907 में अलग हुए थे वो मिल गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रख्यापित किया गया क्योंकि वह एक शुभ दिन था, संविधान को रूप देने वाले की इच्छा थी, अंग्रेज इस तारीख से पहले छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसी दिन 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। नहीं, 1929 में बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसी दिन मनाया गया था, इसीलिए इस दिन को चूज किया गया था। नेक्स्ट है पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 4 जुलाई, 16 अगस्त, 14 अगस्त। तो हम लोगों से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गतिपूर्ण कोरम है? 1/10, 1/6, 1/4 या 1/3। तो अगर मालूम होगा कि कुल सदस्यों का 1/10 आवश्यक घनपूर्ण कोरम के लिए नेसेसरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय शामिल है समवर्ती सूची में, अवशिष्ट शक्तियों में, राज्य सूची में या संघीय सूची में? तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो आपको आ जाएगा वो आएगा समवर्ती सूची यानी कि ऑप्शन ए। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है घरेलू बचत, सार्वजनिक क्षेत्र बचत, अधिक सरकारी राजस्व या निगम बचत। भारत में पूंजी निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण बचत कौन सी है आपको बताना है। तो अगर बात करें भारत में पूंजी निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण बचत जो होती है वो होती है घरेलू बचत। भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया है वह है उत्पादन की लागत कम है। ऑप्शन बी है उन्हें अल्प पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। सी है कि वे संपत्ति के समान वितरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। या ऑप्शन डी है कि वे अधिकाधिक रोजगार का अवसर पैदा करते हैं। तो बात करेंगे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के लिए जो सही आपका आंसर होगा वो होगा वे अधिकाधिक रोजगार का अवसर पैदा करते हैं, ऑप्शन डी। अवमूल्यन का तात्पर्य है रुपए का सोने से सम परिवर्तन, किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा को महंगा करना, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य की कमी या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है अवमूल्यन? तो अगर बात करें अवमूल्यन की तो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य की कमी करना। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? उत्पाद लागत पर राष्ट्रीय आय, कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन था कि एक वर्ष में उत्पादित निर्गत कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है आपको बताना है। तो अगर बात करें एक वर्ष में उत्पादित निर्गत कुल निवल मूल्य जो होता है वो बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। एट अ मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? निवल राष्ट्रीय यानी कि नेट नेशनल इनकम। अगला क्वेश्चन है किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी राष्ट्रीय आय से, गरीबी अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से या बेरोजगारी की दर से। तो किसी भी देश की अगर बात करें रहन सहन के स्तर को दर्शाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है उद्योग, कृषि, वानिकी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत की बात करें तो हो जाएगा आपका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित में से क्या में निष्कर्ष लिखा हुआ है, पूछा गया है कि मतलब कि अगर पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित में से क्या होगा, ऑप्शन से बात को आपको देखना है। मतलब कि वो कैसा काम करेगा, अवतल लेंस के भांति, उत्तल लेंस के भांति, या सीधा, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें पारे की तो पारा जो वर्क करता है वो उत्तल लेंस की भांति आपका काम करता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, वायु में वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या वर्षा जल के संयंत्रता के कारण। तो बताइए वर्षा बूंद गोल क्यों होती है? तो होता है सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि इस तरह से इस पर चारों तरफ फोर्स लगता है, इसीलिए वो क्या होता है, गोल हो जाता है, यानी कि सतही तनाव के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार, गेज दाब प्लस 2 बार, गेज दाब माइनस 1 बार, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें परम दाब क्या होना चाहिए, तो परम दाब होता है गेज दाब प्लस 1 बार आपका परम दाब होता है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, हलवा क्वेश्चन, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कौन होगा? गुजरात। एफिल टावर स्थित है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, या टोरंटो? टोरंटो मालूम है कहाँ है? टोरंटो आपको कनाडा में पड़ेगा। लंदन तो सब लोग जानते हैं, न्यूयॉर्क भी जानते हैं। एफिल टावर ऐसा पड़ेगा आपको कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विदेश व्यापार में मदों का सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है निजी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा आयात की जाने वाली मदें, उन मदों की सूची जिनके लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सी है कि उन मदों की सूची जिन्हें शुल्क में छूट दी जाएगी। ऑप्शन डी है केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। पूछा है कि भारत में विदेशी व्यापार के मदों का सारणीबद्ध सूची का तात्पर्य है, तो जो तात्पर्य है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? देवराय के, अच्युतराय के, कृष्णदेवराय के, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन आप बताइए पहले, और आप ही को बताना है क्वेश्चन कि पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासनकाल में आया था। हम जान रहे हैं अधिक लोग इसको गलत टिक करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देवराय, अच्युतराय, कृष्णदेवराय, इन तीनों के शासनकाल में वो आया ही नहीं था। ध्यान रखिएगा, जो पुर्तगाली यात्री नूनी जो आया था वो मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आया था, और उनका अगर कार्यकाल की बात करें तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 1450 होगा जो उनका कार्यकाल होगा, मल्लिकार्जुन। ध्यान में रखिएगा। अगला है द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मैसूर, मैंगलोर, श्रीरंगपत्तनम, या मद्रास? सेकंड एंगल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुई थी वो था मैंगलोर की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है बहुचर्चित पुस्तक परिशारदा कथा रचित है डॉक्टर वी.एस. श्रीनिवास गौड़ा द्वारा, पूर्णचंद्र तेजस्वी द्वारा, बरागुर रामचंद्रप्पा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए बहुचर्चित परिशारदा कथा किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया है बरागुर रामचंद्रप्पा द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया नहर कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर, कावेरी नदी के दाईं ओर निकली नहर, हेमावती नदी के बाईं ओर निकली नहर, या हेमावती नदी के दाईं ओर निकली? देखिए अब इतना टफ क्वेश्चन हो जाए तब तो आई थिंक सही में मुश्किल हो जाएगा। अब विश्वेश्वरैया नहर सबके लिए लोकल तो है नहीं कि इतना कोई बता सकता है।
खैर होता है, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा कावेरी नदी के दाईं ओर निकली नहर जो है विश्वेश्वरैया नहर। नेक्स्ट है कर्नाटक में गलियों में निकलने वाली जुलूस जिसमें बांस के बने दैत्याकार गुड़ियों के साथ लोग प्रदर्शन करते हैं, वो क्या कहते हैं, आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन, सॉरी इसका ऑप्शन, जस्ट मिनट, इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है। इसका ऑप्शंस या तो छोड़ दीजिए या हम ऑप्शन बोल दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर ही है वो आंसर ही है, पहले आप लोग जान लीजिए, जरूरी नहीं है कि सब ऑप्शन ही जानिए। कर्नाटक के गलियों में जो निकलने वाले जुलूस जिसमें बांस के बने दैत्याकार गुड़ियों के साथ लोग प्रदर्शन करते हैं उसको बोला जाता है डोडाटा। डोडाटा, जी हाँ, उसको बोला जाता है डोडाटा। ध्यान में रखिएगा, इसको डोडाटा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में और सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा। तो सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RDX क्या है। दाब मापने का एक यंत्र, एक जीन, उर्वरक बनाने के प्रयुक्त होने वाली एक विस्फोटक, उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होने वाला, और ऑप्शन डी है एक विस्फोटक। तो RDX है रॉ डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, जो होता है आपका फुल फॉर्म वो होता है एक विस्फोटक। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है, प्लीहा, अंगनाशय, आमाशय ग्रंथि या यकृत। बताइए लोग, ग्लाइकोजन आपको कहाँ जमा हुआ मिलेगा। तो अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो आपको यकृत में जमा हुआ मिलता है। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है, बताइए। मतलब कि जो भी हम ठंडापन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे उपयुक्त कौन है, ब्राइन, फ्रियोन, NH3 या हवा। तो अगर सबसे उपयुक्त की बात करें तो होता है आपका NH3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलीलियो था एक खगोलज्ञ, एक उपन्यासकार, एक संगीतकार, एक टेनिस चैंपियन। तो गैलीलियो क्या किए थे, एक खगोलविद थे। कुन्नाकुडी वैद्यनाथन का संबंध है किससे, वायलिन से, वीणा से, गिटार से या तबला से। कुन्नाकुडी वैद्यनाथन का जो संबंध है वो है वायलिन से, ऑप्शन ए। मानव का सम्मान रक्त शुगर शर्करा स्तर कितना होता है, 10 मिलीग्राम पर मिली के आसपास, 120 से 150 मिलीग्राम पर डेसिबल लीटर, या 80 से 90 मिलीग्राम डेसीलीटर, या 150 से 200 ग्राम। तो बात करें मानव में रक्त शुगर की बात करें तो 120 से 150 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। कहीं आपको 100 से 120 भी दिया रहता है। अगर फास्टिंग में पूछ दिया जाए तो होता है 80 से लेकर 90 के बीच में। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे से सटे होते हैं, उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं या उनके पृष्ठ परावर्तित होता है। तो अगर बात करें धातुएं सुचालक जो होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन हैंडशेक शब्द संबंधित है शेयर बाजार से, रिटायरमेंट लाभ से, स्वैच्छिक अवकाश लाभ से या स्मगलिंग से। तो गोल्डन हैंडशेक संबंध जो होता है वो स्वैच्छिक अवकाश लाभ से होता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस के पश्चिम तट पर, चंद्रमा पर या भारत के पश्चिमी तट पर। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो आपको स्थित है वो है चंद्रमा पर। तो ये सेट आपका कंप्लीट हुआ। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।